शेयर बाजार में और कितनी गिरावट होगी, एफआई और कितना माल बेचेंगे, डीआई के लगातार खरीदने के बाद भी गिरावट क्यों जारी है, गिरावट के पीछे क्या कारण है, इस गिरावट को कैसे रोका जा सकता है। यदि आपके मन में भी ये सवाल उठते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, मार्केट में कितनी गिरावट, एफआई की बिकवाली का डर। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें पूरा डेटा एनालिसिस किया गया है कि एफआई के पास कितना माल है और कितना माल वो बेच सकता है, किस प्रकार से उसने पहले भी माल की बिकवाली की है, तो वहाँ पे क्या सिचुएशन बनी थी। तो आज का वीडियो देखने से पहले यदि आप ये वीडियो देख लें तो आप आज के वीडियो को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही डेटा आपके साथ शेयर करते रहते हैं। यदि आप बाजार को सीरियसली लेते हैं तो आज का ये डाटा बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, तभी ये आपके समझ में आएगा। एफआई की ताकत क्या है, वह क्यों लगातार बेच रहा है, डीआई लगातार खरीद रहे हैं फिर भी बाजार संभल नहीं रहा है। क्या सरकार इस मामले में कोई कदम नहीं उठा रही है, या सरकार की किस नीतियों की वजह से ये मार्केट में गिरावट हो रही है, वह कौन से रेगुलेशन हैं जिसकी वजह से एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं और डीआई मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं। अक्टूबर माह में एफआई ने 91,933 करोड़ की बिकवाली की है। इस बिकवाली में कौन सा ऐसा इंडेक्स है, कौन से ऐसे शेयर हैं, कहाँ पे ज़्यादा बिकवाली की है, उनकी अभी भी पोजीशन बनी हुई है जिसकी वो बिकवाली आगे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अक्टूबर माह में 91,933 करोड़ की बिकवाली और नवंबर में अभी तक 22,420 की बिकवाली हो चुकी है। तो इतनी बिकवाली होने के बावजूद यहाँ पे यदि हम आपको डेटा दिखाएं म्यूचुअल फंड का, तो म्यूचुअल फंड ने अक्टूबर माह में 91,433 करोड़ की खरीदारी की है, फिर भी मार्केट को संभाल नहीं पा रहे हैं। नवंबर में 10,210 करोड़ की खरीदारी की है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा नहीं, फिर भी उनके समकक्ष खरीदारी चल रही है। तो सारी चीज़ों को हम क्रेम बाई क्रेम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और डेटा के साथ आपको हर उन पहलुओं पे हम जाने की कोशिश करेंगे जो पहलू मार्केट की गिरावट में सहायक हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्टूबर माह में एफआई की सेलिंग 92,000 करोड़ रुपए थी। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी की 90,000 करोड़ की। निफ्टी डाउन हुआ 6.21%। ये जो सारा डाटा है ये 31 अक्टूबर तक का है, इसमें नवंबर को शामिल नहीं किया गया है। तो ये आपके सामने हम पहले ही क्लियर किए देते हैं। अक्टूबर माह में म्यूचुअल फंड ने 30% लार्ज कैप में खरीदारी की है, जो अमाउंट बनता है 27,000 करोड़ रुपए का। तो आपने देखा कि लार्ज कैप में एफआई ने 61,000 करोड़ रुपए की इस 92,000 करोड़ रुपए में बिकवाली की है। बाकी जो 31,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हुई है। वहीं पे म्यूचुअल फंड ने केवल 30% खरीदारी लार्ज कैप में की है और 30% कुल टोटल उसने 90,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो उसका यदि 30% निकालें तो वो होता है 27,000 करोड़ रुपए। तो 27,000 करोड़ रुपए की खरीदारी लार्ज कैप में हुई है। वहीं एफआई ने जो बिकवाली की है वो 61,000 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ पे 34,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस आपके सामने निकल के आता है। तो इस 34,000 करोड़ रुपए की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि लार्ज कैप में गिरावट आई। लार्ज कैप में अमूमन आप वो स्टॉक हैं जो निफ्टी 50 में होते हैं। तो जब निफ्टी 50 में गिरावट आई, गिरावट के कारण जो रिटेलर्स आती है वो डर जाता है और उस डर की वजह से ये सारा गेम खराब हो जाता है। गेम कैसे खराब होता है वो भी आपको समझाते हैं। अभी हमने आपको लार्ज कैप की पूरी कहानी बताई और ये हिस्सा आपका लार्ज कैप का है। तो इस हिस्से में हमने अब बताया कि 34 करोड़ रुपए का डिफरेंस आपके सामने आया। वही हम बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने जो बाय किया है वो 70% पैसा लगाया है और 30% लार्ज कैप में हमने आपको बताया। तो 70% जो पैसा लगाया है वो होता है 63,000 करोड़ रुपए। तो ये 63,000 करोड़ रुपए यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी की। एफआई ने मिड कैप और स्मॉल कैप में 31,000 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी।
तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो 32,000 करोड़ रुपए का आया कि अतिरिक्त खरीदारी म्यूचुअल फंड की तरफ से की गई है। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये म्यूचुअल फंड ने जब अतिरिक्त खरीदारी स्मॉल कैप और मिड कैप में की है तो फिर ये कैसे गिरा। इसके गिरने का कारण भी हमने आपको बताया कि निफ्टी 50 में जो गिरावट हुई, जहां पे 34,000 करोड़ रुपए का डिफरेंस हुआ था, वो रिटेलर को डर पैदा कर गया। जब निफ्टी 50 में लोग गिरावट देखते हैं तो बाकी में अपने आप एक सेलिंग आ जाती है। उस सेलिंग की वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आई। उसको हम समझाते हैं आपको चार्ट में। आपने यदि बाजार में समय दिया है तो आपने ये चीज़ जरूर सुनी होगी कि जब निफ्टी 50 में गिरावट 5% होती है तो स्मॉल कैप और मिड कैप में वो रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन आप यहाँ देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि स्मॉल कैप में निफ्टी 50 के मुकाबले ज़्यादा गिरावट क्यों नहीं हुई। तो यहाँ पे जो गिरावट है वो लगभग 11% है। और वहीं पे आपको यदि हम निफ्टी 50 में दिखाएं तो निफ्टी में भी लगभग 10.66% यानी 11% की है। तो इस रेशियो से आपने अभी तक ये हिस्ट्री बताती है कि जब भी निफ्टी 50 में 10% की गिरावट हुई है तो बाकी इंडेक्स में लगभग 20 से 30% की गिरावट होती है। तो ऐसा इस बार क्यों नहीं हुआ। आज हम बड़े ही महत्वपूर्ण डाटा के साथ आपके साथ हाजिर हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एफआई की पावर, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एफआई के पास कितनी पावर है। तो एफआई ने अप्रैल 1992 से खरीदारी स्टार्ट की भारतीय बाजार में। एफआई ने कुल बाइंग की है 12.3 लाख करोड़ की, जो इस समय बढ़ के हो गया है 75 लाख करोड़ रुपए। तो ये अगस्त तक का डाटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो 6 गुना बढ़ गया। तो क्या 6 गुना आप इन्वेस्ट किए होते और 6 गुना बढ़ जाता तो क्या आप उसको बेचते नहीं, क्या आप रखे रहते। तो ये एक लॉजिकल चीज है कि वहां पे बिकवाली आएगी ही आएगी। तो आप ये देख रहे हैं कि उनके पास टोटल वैल्यू थी लगभग 78 लाख रुपए। 78 लाख रुपए में से उन्होंने लगभग ये मान के चलें कि 1 लाख रुपए की बिकवाली की। तो 1 लाख की बिकवाली करने से उनके जो मार्केट कैप, जो टोटल वैल्यू है, उसमें 7 लाख करोड़ की कमी हो गई। तो ये 7 लाख करोड़ आप घटा दीजिए 78 लाख करोड़ से, तो उनके पास टोटल वैल्यू बचती है 71 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आप वहीं पे देखें कि उनके केवल 8 लाख रुपए कम होते हैं और हमारे भारतीय बाजार की वैल्यू 30 लाख करोड़ रुपए कम हो जाती है। तो ये पावर है एफआई के पास। एफआई ने केवल 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली की और हमारे भारतीय बाजार की टोटल वैल्यू 30 लाख करोड़ रुपए कम हो गई। कि यदि यहां से 1 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली एफआई और करता है तो हमारे भारतीय बाजार की टोटल वैल्यू में जो कमी आएगी वो लगभग 30-32 लाख करोड़ रुपए और हो जाएंगे कम। तो इतनी बड़ी वैल्यू का कम होना, भारतीय मार्केट की वैल्यू का कम होना, ये वास्तव में चिंताजनक बात है। ये महत्वपूर्ण डाटा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसमें हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस देश ने कितना इन्वेस्ट भारत बाजार में किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएसए ने 31,99,400 करोड़ रुपए भारतीय बाजार में निवेश किया हुआ है। सिंगापुर ने 5,84,428 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। तो ये सारे डिटेल आपके सामने हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो टोटल वैल्यू है यहाँ पे एफआई के द्वारा टोटल निवेश किया गया है, ये जो डाटा है ये अगस्त तक का हमें ही मिला है, इसलिए हम अगस्त तक आपसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं। 5576 करोड़ की टोटल वैल्यू थी एफआई की, जिसको हमने आपको पहले बताया कि जिसको हमने मान के चला है लगभग 78 लाख करोड़ रुपए। तो उस 78 लाख रुपए को हमने क्रम से आपको समझाया। अब हम आपको म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी समझाते हैं कि म्यूचुअल फंड में कितना पैसा आ रहा है और म्यूचुअल फंड कब तक एफआई की ताकत के सामने टिक पाएगा। सारा कुछ क्रम बाई आपको समझाते हैं, एक एक पॉइंट बिल्कुल डीपली, बिल्कुल क्लियर रूप में डेटा के साथ। तो मल्टी कैप में 3597 करोड़ रुपए का निवेश इस महीने आया है।
लार्ज कैप में 3452 करोड़ का आया है। यानी इस प्रकार के म्यूचुअल फंड जो मल्टी कैप फंड हैं उनमें 3597 करोड़ रुपए का निवेश आया है। लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड हैं उनमें 4857 करोड़ का आया है। और जो पर्सनली इंडिविजुअल मिड कैप फंड हैं उसमें 4683 करोड़ का आया है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल म्यूचुअल फंड में लोगों ने निवेश किया है, हम जैसे रिटेलर भाइयों ने, वो 41,886 करोड़ रुपए का निवेश किया है अक्टूबर माह में। अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जो टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है कि एफआई की बिकवाली 1 लाख करोड़ हुई, म्यूचुअल फंड ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की, फिर भी मार्केट क्यों गिरा? तो उसके लिए आपको चलना होगा 2020 में। ये एक सर्कुलर जारी हुआ था सितंबर 11, 2020 में। 2020 सितंबर में जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें नियम ये आया जो म्यूचुअल फंड को स्पेशल कैटेगरी में बांटने का काम करता है। वो कैटेगरी उन्होंने किस हिसाब से बांटी, उसमें चलने से पहले हम आपको ले चलेंगे 2017 में। आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 2017 में स्मॉल कैप में एक ज़बरदस्त तेजी देखी गई थी और ये तेजी थी लगभग 80-85% की। तो इतनी ज़बरदस्त तेजी हुई थी 2017 में स्मॉल कैप और मिड कैप में। मिड कैप में 70% की तेजी हुई थी 2017 में। निफ्टी 50 में जो तेजी हुई थी वो हुई थी मात्र 37% की। तो आपने देखा कि 80% की तेजी स्मॉल कैप में हुई थी, 70% की तेजी मिड कैप में हुई थी और लार्ज कैप में मात्र 37% की तेजी हुई थी। तो ये वो दौर था जहां से कहानी स्टार्ट होती है। तो 2017 से 2019 के बीच में कहानी कैसे जन्म लेती है वो हम आपको एक सरल रूप में समझाते हैं। 2017 में जब स्मॉल कैप और मिड कैप में एक भारी तेजी देखी गई तो यहाँ पे लोगों का आकर्षण स्मॉल कैप और मिड कैप बन गया। तो लोगों ने जो ज़्यादा पैसा है म्यूचुअल फंड में वो ऐसे फंड में लगाना स्टार्ट कर दिया जो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर रहे थे। तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश कर रहे थे, म्यूचुअल फंड एक्चुअली में उन पैसों को उसी कैटेगरी में निवेश करता है जिस कैटेगरी का वो म्यूचुअल फंड होता है। या आप जिस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चुनते हैं, मान लीजिए आपने लार्ज कैप का सुना तो वो म्यूचुअल फंड लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगाएगा, आपने स्मॉल कैप का चुना तो वो स्मॉल कैप में पैसा लगाएगा। तो ये कहानी स्टार्ट होती है 2017 से। तो यहाँ म्यूचुअल फंड में जो पैसा आया वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा आया, जिसकी वजह से जो गिरावट आगे आती है 2019 में, वो गिरावट स्मॉल कैप और मिड कैप में ज़्यादा आती है। के कारण म्यूचुअल फंड को यहाँ पे भारी नुकसान झेलना पड़ा और अपने निवेशकों को वो ज़्यादा रकम वापस ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाए। तो जब ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाए, वहीं जो लार्ज कैप में निवेश किए थे वहाँ पे इतनी गिरावट नहीं हुई, तो जो रिटर्न ज़्यादा निकल के आया वो लार्ज कैप में आया। तो लोगों को जब यहाँ पे रिटर्न कम मिला, स्मॉल कैप और मिड कैप जो म्यूचुअल फंड जिन्होंने चुने थे उन्हें वहाँ पे रिटर्न कम मिला, जिसके कारण वहाँ पे पैसा आना बंद हो गया और लोग फिर से डाइवर्ट हो गए लार्ज कैप की तरफ। तो लार्ज कैप में फिर से पैसा आने लगा और म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया, जिसको देखते हुए जब यहाँ पे भारी गिरावट हुई, जब यहाँ पे कोई खरीदार नहीं मिला, तो सरकार का ध्यान इस तरफ जाता है 2020 में। और 2020 में कहानी फिर से एक नया मोड़ लेती है। तो 11 सितंबर 2020 को एक सर्कुलर जारी होता है जिसकी हम बात कर रहे थे, और इस सर्कुलर के जारी होने से पहले हमने आपको पूरी कहानी बताई। ये डाटा 2019 का है आपके सामने। यहाँ पे जो प्रमुख म्यूचुअल फंड थे वो लार्ज कैप में, जैसे हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा है और साथ में म्यूचुअल फंड का नाम भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कोटक म्यूचुअल फंड ने 76% लार्ज कैप में निवेश किया हुआ था, 22% मिड कैप में निवेश किया हुआ था, स्मॉल कैप में केवल 2% निवेश रह गया था। तो ये कहानी स्टार्ट हुई उस गिरावट के बाद जब मिड कैप और स्मॉल कैप में एक भारी गिरावट आई। तो लोगों का रुख लार्ज कैप की तरफ चला गया और लोगों ने सारा निवेश लार्ज कैप में, यानी लार्ज कैप के जो फंड थे उसमें शुरू कर दिया।
तो ये वो दौर था जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप पूरी तरह से टूट गए थे। तो 2 से 8% केवल स्मॉल कैप में निवेश रह गया था, बाकी 70 से 90% निवेश जो है वो लार्ज कैप में शिफ्ट हो गया था, जिसकी वजह से 2020 में ये फरमान आया। सर्कुलर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एलोकेशन की बात सेबी ने उठाई है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब सारा पैसा लार्ज कैप में जाने लगा तो लार्ज कैप में वहां पे एक तेजी बनी। उस तेजी के कारण स्मॉल कैप और मिड कैप की जो कंपनियां थीं वो बुरी तरह पिट गईं। तो उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सरकार ने नया नियम जारी किया। न्यू रेगुलेशन में उन्होंने साफ तौर से कहा कि एट लीस्ट 25% एलोकेशन ईच एट लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आपको 25-25% एलोकेशन कम से कम रखना होगा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो इस रेगुलेशन की वजह से फिर से एक तेजी आई स्मॉल कैप और मिड कैप में। उसको हम आपको चार्ट में दिखाते हैं। इस सर्कुलर का क्या इम्पैक्ट पड़ा आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहां से और यहां तक की तेजी इस सर्कुलर के इम्पैक्ट को प्रदर्शित कर रही है। तो 2020 सर्कुलर जारी हुआ, उसके पहले जो नियम था का आदेश आपके सामने है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आदेशित किया था म्यूचुअल फंड को कि आप मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, इस प्रकार की जो भी फंड थे उनमें कैटेगरी वाइज कितना एलोकेशन आपको देना है। तो अभी तक हमने आपको पूरी कहानी बताई एफआई की और म्यूचुअल फंड की। क्यों गिरावट आई, गिरावट के पीछे क्या कारण रहे और गिरावट का तरीका क्या था, क्या सेबी का सर्कुलर वहां पे काम किया। यानी हमने सब कुछ आपको कहानी में समझाया, और कहानी हमेशा इतिहास से जन्म लेती है। तो हम ये कहें कि अभी हमने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया, अब आपको हम फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसमें हमारा क्या अनुभव कहता है, हमारी क्या परिकल्पना है, उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। हमने आपको बताया कि एफआई के पास अभी भी कितना मार्केट में पैसा लगा हुआ है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट किया है कि यदि म्यूचुअल फंड में अभी जो एसआईपी के रूप में कहें या अन्य तरीके से इन्वेस्टमेंट जो भी आ रहा है, वो यदि इसी रेशियो में आता रहा तो म्यूचुअल फंड के पास कितना समय और मिलेगा उन्हें, तो एफआई की बिकवाली का असर मार्केट में कम करने में सहायक हो सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड के पास सितंबर के एंड में जो बैलेंस बचा था वो 1,90,000 करोड़ रुपए बैलेंस था। अक्टूबर में जो इनफ्लो आया वो 41,887 करोड़ आया। तो यदि हम इनको टोटल कर लें तो ये होता है 2,31,000 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये कहानी पूरी सितंबर की है। अक्टूबर में आप समझिए, अक्टूबर में म्यूचुअल फंड ने 90,000 करोड़ रुपए की बाइंग की। अब जब 2,31,000 करोड़ रुपए उनके पास था, वहां 90,000 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर ली, तो उनके पास लगभग बैलेंस बचा 1,42,000 करोड़। नवंबर में अभी तक वो म्यूचुअल फंड की तरफ से लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। बैलेंस बचा उनके पास 1,30,000 करोड़। तो यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि फिर जाके लगभग 42,000 करोड़ रुपए नवंबर में फिर आएगा। नवंबर में जो पैसा है 1,30,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी था, 42 और आ जाएगा तो लगभग हम ये कहेंगे कि 1,72,000 करोड़ रुपए नवंबर में इनके पास होगा, जिसमें से लगभग 90,000 करोड़ रुपए आप वहां से फिर निकाल दीजिए। वो 82,000 करोड़ रुपए के आसपास म्यूचुअल फंड वालों के पास बचेगा। तो दिसंबर में यदि फिर से वही म्यूचुअल फंड में पैसा आता है लगातार एसआईपी वाला, तो वहां पे 82,000 करोड़ रुपए उनके पास बचा था, वहां पे 42,000 करोड़ रुपए के आसपास और आ जाएगा। तो मोटे तौर पे मान लें कि 1,25,00,000 करोड़ रुपए फिर से म्यूचुअल फंड वालों के पास हो जाएगा। और यदि जनवरी में फिर से 90,000 करोड़ की बाइंग होती है म्यूचुअल फंड की तरफ से और एफआई की तरफ से लगातार सेलिंग होती है, तो जनवरी में जो पैसा बचेगा वो बचेगा 35,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड के पास। और जनवरी में यदि हम बात करें फिर से एक बिकवाली आती है, तो उस बिकवाली को झेलने के लिए जो रकम की जरूरत होगी वो 90,000 करोड़ होगी। तो एक सरकारी नियम और भी है, आपको यहाँ पे बताते चलें
कि यदि मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, मंदी की चपेट में आता है, वालों को एक राइट मिला हुआ है कि वो अपना पैसा जो कि डेप्ट में लगाए हुए हैं वहां से वो निकाल के पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं। तो वहां पे लगभग 80,000 करोड़ रुपए पैसा लगा हुआ है, तो वो 80,000 करोड़ वहां से निकल के इक्विटी में आ सकता है। तो 80,000 वो कर लीजिए, 35,000 इनके पास बचा था, तो फिर से ये पहुंच जाएंगे 1,15,000 करोड़ के आसपास। और 90,000 करोड़ की यहाँ पे फिर बाइंग आती है, म्यूचुअल फंड को फिर से बाइंग करनी पड़ती है, एफआई फिर से वहां सेलिंग करता है, तो इनके पास जो रकम बचेगी वो बचेगी मात्र 25,000 करोड़ रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से यदि हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मार्च तक ही एफआई की बिकवाली को झेल पाएंगे। तो एफआई की ताकत को आपको हमने बताया कि एफआई के पास कितनी ताकत है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। ये केवल एक अनुमान हमने लगाया कि इस प्रकार से सेलिंग और बाइंग हुई, तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड उनको कहां तक टक्कर दे सकता है। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इससे पहले भी हमेशा गिरावट हुई है, इसके आगे भी गिरावट होंगी, इसके पहले भी तेजी हुई है, यहां भी तेजी होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि यहां से क्या उम्मीद है और क्या लेवल आ सकते हैं। आपको रिटेलर के रूप में क्या क्या सावधानी बरतनी है, इन सब चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।